अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि हर स्टेट में टेट की परीक्षा लागू है और लगभग सभी जगह का बाल मनोविज्ञान का सिलेबस भी एक ही है। तो हम लोग एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके किसी भी आप स्टेट के रहने वाले हों ये पूछे जाते हैं। सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि यूपी के छात्र हैं वो सुपर टेट की तैयारी में इन प्रश्नों को जरूर पाएंगे। बाल विकास के अतिरिक्त तो शिक्षण शास्त्र है, उसके भी सवालों को यहाँ पर उसके भी प्रश्नों को रखा गया है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसकी सीरीज से कई प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। यदि चीज़ें पसंद आए तो एक बार लाइक भी करना है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि 100 नंबर तक के प्रश्न हम लोग करवा चुके थे 2 मैराथन क्लासों में। ये हमारी तीसरी मैराथन क्लास है, और मैराथन का अर्थ हमारी 2-4 घंटों की क्लास नहीं होगी, सिर्फ आधे घंटे की ही होगी। लेकिन हमने आधे घंटे की क्लास को मैराथन क्यों कहा? क्योंकि मैराथन का अर्थ है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करवाना। ऐसा नहीं है कि अधिक से अधिक समय में कम से कम प्रश्न। तो लगभग 50 प्रश्नों को हम अगले आधे घंटे के अंतर्गत कवर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो सारे प्रश्न आपको क्लियर भी होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर आज का, कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान कौन सा होता है? खेल का मैदान, सभागार। देखो, सभागार तो हो ही नहीं सकता है, ये तो आपको भी पता चल गया कि बच्चों को सभागार से क्या मतलब है। घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति भी जागरूकता हो, अनुशासन भी सीखे, और ग्रुप में रहना भी सीखे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को सीखना होता है, जो सिर्फ खेल के मैदान से प्राप्त नहीं हो सकता, और जो सिर्फ घर से भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे के बौद्धिक विकास में भी परिवर्तन होता है, और वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता है, और यहाँ से उसे संज्ञानात्मक विकास हेतु बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता है। अभिप्रेरणा का अर्थ ये मान के चलिए, जब किसी चीज़ को करने की अंदर से इच्छा जागृत हो, और जब अंदर से इच्छा जागृत होगी तो ये चीज़ संभव होती है प्रेरक से। यहाँ विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ है। मतलब मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, इसके विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण है, या फिर अंगीकरण है, या फिर अनुकरण है, या फिर अभिव्यक्ति है? मतारोपण नहीं हो सकता है, अंगीकरण भी नहीं हो सकता है। हमारे 2 बचे। अंगीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना, और मतारोपण का मतलब कहीं ना कहीं आप मत से समझ पा रहे हैं। तो बच्चों को मत से क्या अर्थ है उनके विकास में? एक अनुकरण और एक अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने आप से किसी चीज़ को, अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर अगर हमारा राइट आंसर होगा तो होगा हमारा अभिव्यक्ति। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बालक को समझने के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की हो, या बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की हो, या
विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की हो, या फिर इनमें से सभी हो। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी तो होनी चाहिए। यदि बाल मनोविज्ञान की जानकारी अध्यापक को नहीं है तो उसके पढ़ाने के तौर तरीके बच्चों के हो सकता है विरुद्ध हों, विपरीत हों, ठीक है, या हो सकता है वो बच्चों को उस नज़रिए से ना शिक्षा दे सके जिस नज़रिए से बच्चे को आज की डेट में चाहिए। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। दूसरा है, बच्चों को समझना भी चाहिए उसे। बिना बच्चों को समझे हम उसको थोप नहीं सकते हैं किसी भी पढ़ाई को। और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की, मतलब विषय वस्तु विद्यार्थियों के मत का अर्थ है विद्यार्थियों के अनुरूप हो। इसका मतलब कि ये तीनों विकल्प सही हो जाते हैं। तो तीनों सही होंगे तो हम चौथे में निशान लगाएंगे, इनमें से सभी। विकल्प नंबर यहाँ डी सही हो जाता है। कहता है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किस स्तर में बच्चे अपने समान अवस्था वाले बच्चों के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये आपका आंसर सबको मालूम है, किशोर अवस्था ही होता है, क्योंकि यहीं पर ये सारी समस्याएं और ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। यहीं पर प्रेम की भावना जागृत होती है, यहीं पर देश प्रेम की भावना भी जागृत होती है, यहीं पर आपका समूह की भावना भी जागृत होती है, समकक्षी की भी होती है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की भी होती है। इसी उम्र में सजने संवरने की भी चीज़ें चालू होती हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी इसी में होता है। किसी भी चीज़ों में या किसी भी कार्य में सबसे आगे रहने की भावना भी इसी में होती है। प्रशंसा पाने की सबसे ज़्यादा चाह भी इसी उम्र में होती है, ठीक है। किसी भी आयोजन में या किसी भी कार्यक्रम में सबसे आगे व्यक्ति अपने आप को साबित करना चाहे, ये सब कुछ किशोरावस्था में ही घटित होता है। तो इसलिए विकल्प नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण तो समझ पा रहे होंगे, मन का चित्रण है, मन का दर्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है यहाँ पर ये हमें देखना है। 106 नंबर का अर्थ क्या है? कहता है, आर्ग्राह्यता को बढ़ाने की तकनीकी या जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, ये तो हो ही नहीं सकता है। मन का चित्र खींचना कोई नहीं खींच सकता है। मन का क्या चित्र खींचेंगे? मन के प्रकार का अन्वेषण और आर्ग्राह्यता को बढ़ाने की तकनीकी। तो जब मन की बात हो रही है तो ये आर्ग्राह्यता भी तो आपका नहीं होगा। तो ये ऊपर के तीनों आपके नहीं हैं, ये ऊपर के तीनों आपके नहीं हैं। अब अगला क्या बचा? मन के प्रकार का अन्वेषण, ठीक है। तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अगला है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 107, फटाफट उत्तर दीजिए। प्रतिभाशाली का संकेत है क्या? विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, मतलब बातचीत में एक मिठास, कौतूहल, ये सब प्रतिभाशाली की है। लेकिन दूसरों के साथ लड़ना ये नहीं है, और इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए उत्तर भी हमारा बी सही होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अगला है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा बेहतर है। प्रश्न नंबर 108, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा बेहतर है। बच्चों में आत्मविकास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बुनियादी स्तर का मतलब है, आप कह सकते हो प्रारंभिक स्तर में बच्चों की। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं, लेकिन जिसमें सबसे बेहतर आंसर है वो है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्योंकि बच्चे पर्यावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चा होता है वो अपने पर्यावरण से, ठीक है, और वातावरण से बहुत कुछ सीखता है।
तो इन सब चीज़ों की जगह पे, क्योंकि शुरुआत में आत्मविश्वास, अधिगम को सरल बनाना, बौद्धिक विकास, ये तीनों चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितने कि प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता करेगा। तो जो मातृभाषा होती है वो आपके डी नंबर में सही हो जाएगी आपकी। अगला है श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो ये तो पहले गलत हो जाता है, ठीक है। लेखन में स्पष्टता ये भी सही है, बड़े अक्षर भी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को यदि हम मिला दें तो ये मिल के बन जाता है अच्छी लिखावट। यदि हम अच्छी लिखा, अब ये मान के चलिए कि अगर हम बड़ी क्लास में बैठे हैं, अब वहाँ पर पूरे बोर्ड में सिर्फ एक ही अक्षर बनाते हैं, अब बड़े अक्षर तो भूला गया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। लेखन में स्पष्टता मतलब साफ सुथरा है तो चीज़ें तो वो भी बेहतर होंगी। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं अच्छी लिखावट, ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। तो विकल्प नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, अच्छी लिखावट। 110 नंबर है, कहते आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके साथ क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्रतिदिन बच्चा देर से आता है तो आपका प्रथम प्रयास ये रहना चाहिए कि बच्चे की परेशानियों को समझें, उसका कारण जानें। क्योंकि कई बच्चे आप भी जानते हैं कि बगल से भी आते हैं विद्यालयों के, समय से आ सकते हैं, लेकिन कई बच्चे हो सकता है ग्रामीण एरिया से भी आते हैं। रास्ते में कई समस्याएं होती हैं, कई बार घर में खाना पीना नहीं बन पाता है, ठीक है, और कई बार हो सकता है घर में किसी और काम के कारण बच्चा लेट होता है। यदि प्रतिदिन लेट होता है तो सबसे पहले आप बच्चों का कारण जानेंगे और कारण जानने के बाद में फिर उस कारण का निवारण आप उसे बताएंगे। ये एक बेहतर चीज़ें होंगी बच्चे के साथ। अगला है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? मतलब विद्यालय में किसी बच्चे को किस प्रकार अभिप्रेरित करने उत्साहित करेंगे? चुने हुए अध्ययन के द्वारा या प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा या गहन अध्ययन के द्वारा या शाश्वत अधिगम के द्वारा? मतलब किस प्रकार अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन ये आपका सही विकल्प नहीं है। प्रासंगिक और शाश्वत ये भी सही नहीं है। लेकिन गहन अध्ययन, क्योंकि बालक जो होता है शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देता है जी, ठीक है। तो आप भी देखते होंगे जो बच्चा आपके कक्षा में प्रतिदिन चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको बता पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको अभिप्रेरित करना उचित है। किसके द्वारा? गहन अध्ययन के द्वारा। अगला प्रश्न है 112 नंबर है, कहता शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए आप? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, तो शुरुआत में ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, शुरुआत में विद्यार्थियों को इन चीज़ों को भी, शुरुआत से आप समाज का बोझ डालेंगे, समाज की जागरूकता का बोझ डालेंगे तो बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा। वो धीरे धीरे चीज़ें सामाजिकता में जागरूकता जो है धीरे धीरे बच्चों में स्वयं आ जाती हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना ये कहीं तक सही है, लेकिन पूरी तरह हम सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यदि आप बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार कर देते हैं, जैसे शिशु का बच्चा है, एक का बच्चा है, इस बच्चे को क्या चाहिए, ये अगर जोड़ घटाना सीख जाता है, ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन स्वयं कर सकता है। मान के चलिए घर वालों ने 100 रुपये दिए और वो 10 रुपये के सामान लाता है, तो स्वयं जोड़ सकता है कि 100 में 10 गए, हमारा 90 बचा, ठीक है। पहाड़े हो गए, अक्षरों को पहचानना हो गया, छोटे छोटे शब्दों को लिखना हो गया, ठीक है, नाम बनाने हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शुरुआत में ही आप विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करेंगे।
शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बच्चों को उसके व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ठीक है, बालिका को क्यों महत्व देना चाहिए? क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। ये आंसर आपका सही नहीं है। बालिकाएं बालकों में अल्पसंख्यक है। ये भी उत्तर आपका सही नहीं है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेद किया जाता था। ये भी आपका आंसर सही नहीं है। पिछली बातें क्या होती थी, हमें आज से क्या मतलब। लेकिन किसी सामाजिक परिवर्तन में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। आप भी जानते होंगे, बालक सिर्फ एक परिवार को ज्वलित करता है, एक परिवार का देखभाल करता है, लेकिन बालिकाएं कहीं ना कहीं दो परिवार को संभालती हैं। ठीक है, तो एक बेटी को शिक्षा देना मतलब कहीं ना कहीं दो परिवारों को शिक्षित करने के बराबर होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी इसका एक राइट आंसर हो जाता है आपका। एक 114 नंबर है, कहता है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्ति प्रवर्तन पर। तो समुदाय तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें शिक्षा की बात हो रही है। गुणवत्ता से भी मतलब नहीं होता है। शिक्षकों में अभिवृत्ति परिवर्तन, ये भी आंसर आपका सही नहीं है। हमारा सबसे बेहतर है कि समन्वित शिक्षा जो होती है वो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक कितनी बेहतर है आपके लिए, ये इस पर निर्भर करती है। तो ये आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर। अगला है, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, नए व्यक्ति जितने भी हैं, तो एक बार दी गई लिंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जो पुराने लोग हैं, अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप कम से कम लाइक करें। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सकें। और आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई किन चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि हमारे लिए बेहतर होंगी यदि हमें मिल जाए, आप उन चीज़ों को हमारे साथ शेयर करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 115 नंबर है आपका, कहता है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ये तो बिल्कुल गलत है। परिश्रम की तो बात ही नहीं की जाती है। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, ये भी गलत है। निजी शिक्षण का सुझाव, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ये सारे आंसर तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। एक लास्ट प्रश्न बचता है आपका, लास्ट आंसर निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, जिसमें समस्याओं का निदान दिया जाए बच्चों को, ये सबसे अच्छा उपचार होगा बच्चों के लिए। अगला देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, किस प्रकार? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो भाषण तो ये पहले गलत हो जाता है। भाषण तो ये पहले गलत हो जाता है। बचे 3, तो 3 में बताइए अनुप्रेरित करने की बात कर रहा है। तो देखिए, मार्गदर्शन तो पूरे साल करता है वो, उदाहरण भी पूरे साल देता है, भाषण भी मान लीजिए पूरे साल देता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बचती है जो विद्यार्थियों को प्रेरित करती है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो वो चीज़ है आपका पुरस्कार। यदि आप किसी व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं, ठीक है, वार्षिक परीक्षाओं के बाद में या फिर मासिक परीक्षाओं के बाद में या फिर एक टेस्ट के बाद में यदि आप उसे पुरस्कृत करते हैं तो ये बच्चे को कहीं ना कहीं अनुप्रेरित कर सकता है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर।
अगला है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या फिर उसे डांटेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति से आप सम्मान ज़बरदस्ती बटोर नहीं सकते हैं। ठीक है, सम्मान एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर से प्रेरणा देती है कि हाँ, मुझे इसका सम्मान करना चाहिए। वैसे आज की डेट में मैं आपको बता दूं, सम्मान न देना एक फैशन का अंग बन गया है। जैसे पहले गुरुकुलों में होता था कि गुरुजनों के पैर छूना, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी परंपरा थी। माता पिता के पैर छूना बहुत अच्छी परंपरा थी। विद्यार्थी के दरवाजे में यदि कोई गुरुजी आ जाए तो वो ये मान के चलिए कि अतिथि देवो भव, वो मानते थे कि सब कुछ मतलब हमारे पास आ गया, और वो बैठाते थे, उठाते थे, पूछते थे, ठीक है, शरबत पानी जो भी हो सकता था उनका मान सम्मान करते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा देखा गया है कि 100% छात्रों में मुझे लगता है मात्र 10% छात्र ऐसे होंगे जो रास्ते में चलते हुए यदि किसी अध्यापक को देखें तो उनसे नज़रें मिलाकर कम से कम नमस्कार करें या उनके पैर छुएं। 90% छात्रों में ये चीज़ें दूर हो गई हैं। कारण क्या है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मैं भरी समाज में पैर छूता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरी अपनी इंसल्ट होगी। तो ऐसा कुछ देखा जा सकता है, लेकिन मैं इन चीज़ों की उपेक्षा करता हूँ क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। उस कंडीशन में हम उसे परीक्षा में कम अंक नहीं देंगे। यदि वो बच्चा पढ़ने में होशियार है तो हम उसे बराबर अंक देंगे, वो सम्मान करे या ना करे, ये उसका अपना उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है, हम उसे उस विषय में डांट नहीं सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि हम उस सम्मान के अधिकारी ना हों, वो बच्चा हमें उस नज़रिए से ना देखता हो जिस नज़रिए से एक गुरु और शिष्य के बीच में एक तारक्रम होना चाहिए। उसके अभिभावकों से बात करके हम क्या कहेंगे कि बच्चे ने हमारे पैर नहीं छुए या बच्चों ने नमस्कार नहीं किए, तो घर वालों को सिर्फ एक ही कहना होगा कि सर आप बच्चे तो आपके भी हैं, आपने नो क्या चीज़ें मतलब दी हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन में उन चीज़ों की उपेक्षा करना ही बेहतर होगा। यदि कोई विद्यार्थी सम्मान नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम उसकी क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सम्मान करना वो व्यक्ति का अपना स्वभाव हो सकता है, इसको हम दबाव की स्थिति में नहीं ला सकते हैं। उसमें हम उसके परीक्षा के अंकों में कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसके अभिभावकों से इस विषय में कोई शिकायत नहीं करेंगे। हाँ, उस बच्चे को समझाया ज़रूर सकता है कि बेटा ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं अपना चरित्र उजल होता है, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें हमें नैतिकता से दूर कर रही हैं, समाज से दूर कर रही हैं। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये इसीलिए कक्षाओं में नैतिक शिक्षा कम से कम कक्षा 8वीं तक अनिवार्य कर दी गई है कि बच्चों को नैतिक जीवन के बारे में बताया जाए, उन्हें चीज़ें सिखाई जाए कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? विद्यार्थियों को दंड देना तो ये किसी भी कीमत पे लागू नहीं है। ठीक है, आज की नई शिक्षा पद्धति में दंड संहिता को अलग कर दिया गया है। बिल्कुल भी आप किसी बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। शिक्षा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चा जो पढ़ना चाहता है आपको वो पढ़ाना चाहिए। आज की शिक्षा ये कहती है, दंड देना तो हो ही नहीं सकता। अभिभावकों के ध्यान में से लाना, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी हम इसे ठीक नहीं मानेंगे क्योंकि बच्चों की जो थोड़ी बहुत किंचित परिवर्तन मतलब थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसके परिवर्तन उसका सबसे अच्छा प्रभावी तरीका ये अभिभावकों, यदि हम उसकी बार बार शिकायत करेंगे बच्चों के घर में तो उसका हमारे प्रति जो व्यवहार होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें अभिभावकों को इन्वॉल्व नहीं करना है, दंड भी नहीं देना है, इसकी उपेक्षा भी नहीं करना। देखिए, छोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर बच्चा लगातार कुछ गलतियां कर रहा है तो उसे हमें छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे स्थान पे क्या है कि उसके अवांछित व्यवहार का कारण ढूंढना है हमें कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है।
और उसके उपचार का प्रबंध भी करना है, तो सही विकल्प आपका सी नंबर हो जाएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ छात्रों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये तो गलत बात हो गई। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, ठीक है, या फिर उन्हें धन्यवाद बोलेंगे। तो जब बालक आपको कुछ बधाई पत्र भेजता है तो वहाँ पर आपको सबसे बेहतर चीज़ें क्या है कि आप उसे धन्यवाद ज़रूर बोलिए, ठीक है। जब विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है कि जो शिक्षा पद्धति है वो असफल है, या शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या व्यक्तिगत या व्यक्तित्व असफलता है? तो देखिए, एक कक्षा में यदि 100 विद्यार्थी बैठे हैं और 100 में 100 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक है, 99 विद्यार्थी उसमें से पास होते हैं, यदि कोई एक विद्यार्थी असफल होता है तो वहाँ पर हम शिक्षा पद्धति को गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें असफल नहीं हो सकती, वहाँ पर शिक्षक असफल नहीं हो सकता है, वहाँ पर वो व्यक्तिगत असफलता कह सकते हैं, ठीक है। आप भी जानते होंगे कक्षा में 3 तरह के छात्र होते हैं। एक तो होते ऐसे जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको जो चीज़ें बताई जाती हैं एक बार में समझ में आ जाती हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप देखते होंगे कि पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, उन्हें कोई चीज़ बताई जाती है तो एक बार में नहीं तो 2 बार में चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती उन्हें वो पूछ कर सीखते हैं। ऐसी कंडीशन में वो बच्चे भी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में अच्छे अंक लाते हैं और सफल होते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको किसी भी कंडीशन पे शिक्षा पद्धति में रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बालक हम मूढ़ बुद्धि समझ सकते हैं, मतलब उनका मन किसी भी कंडीशन पर एक जगह एकाग्रचित नहीं होता है। ऐसे बच्चे यदि फेल होते हैं तो इनकी व्यक्तिगत असफलता कहलाती है। प्रश्न नंबर 121 देखिए, कहते हैं किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, या ये तीनों चीज़ें देखिए होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आज्ञाकारिता। यदि बालक आज्ञाकारी है तो ये मान के चलिए कि उसमें सारे गुण पाए जाएंगे, चाहे वो उत्तरदायिता हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे सहभागिता हो, सब कुछ होगा। तो जो आज्ञाकारिता है ये किसी भी बालक का, विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और गुण होती है। अब अगला प्रश्न है, कहते हैं आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक छात्र विषय से संबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए देखिए बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ाई जाती है और इसीलिए आपको ये पढ़ना भी होता है ताकि आप बालक की एक एक चीज़ों को समझ सकें। तो कई जगह मैंने स्वयं देखा कि यदि बीच में कोई बालक प्रश्न पूछ ले तो अध्यापक कहता है चुपचाप बैठ जाइए, जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ आपको वो पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अब जो शिक्षा पद्धति है वो अध्यापक अनुरूप नहीं है, अब जो शिक्षा पद्धति है वो छात्र अनुरूप है। मतलब छात्र जो पढ़ना चाहते हैं उसके मन में यदि किसी प्रश्न है या प्रश्न आ रहे हैं तो आपको उसका उत्तर देना अनिवार्य है। तो इन 4 में से आप ढूंढिए उसका उत्तर सही क्या होगा। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? नहीं देंगे। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी गलत है। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए किसी सब्जेक्ट को लेकर यदि हम चर्चा कर रहे हैं, यदि बार बार बीच में प्रश्न उठेंगे
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो बिगड़ जाता है और एक बालक के कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप ध्यान से चीज़ों को सुने, समझें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उन्हें आप हमारे टॉपिक को समाप्त होने के बाद में सभी लोग पूछें। उससे क्या होता है, बालक आपकी सारी चीज़ों को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से सुनने के बाद में उन्हें जिन चीज़ों में डाउट होगा उन चीज़ों को वो आपसे पूछेगा भी। तो विकल्प नंबर इसमें कहीं ना कहीं डी सही हो जाएगा। अगला शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर है वो होता है शिक्षक केंद्रित। यहाँ पर शिक्षक की ही सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर मानी जाती हैं, सत्तावादी स्तर बोला गया ना, इसलिए। अगला है चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये कहीं ना कहीं आपका सही आंसर है। अगला है नैतिकता के द्वारा, और अगला है इनमें से सभी। तो दो उत्तर आपके तो बिल्कुल सही हैं, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा और नैतिकता के द्वारा। तो फिर हम इच्छा शक्ति का भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो चरित्र है ये व्यक्ति के अंदर से ही जन्म लेता है। जब बालक सोचता है कि मुझे इसका सम्मान करना चाहिए तो सम्मान करता है, यदि उसे लगता है कि मुझे सुबह जल्दी जगना चाहिए तो उसे जगता है, उसे लगता है कि मुझे विद्यालय समय से पहुंचना चाहिए तो पहुंचता है, उसे लगता है कि मुझे 4 घंटे अध्ययन करना चाहिए, मेरे लिए उपयोगी है और सहायक भी है अच्छे रिजल्ट के लिए, तो वो करता है। तो ये इच्छा शक्ति भी उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और नैतिकता का मतलब नैतिक जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई हैं, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ठीक है, पुस्तकों को संभाल के रखना, अपने से बड़ों को सम्मान करना, अतिथि का सम्मान करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। बर्ताव एवं व्यवहार तो आपको दिखाई दे जाता है। तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी जो आंसर होगा ये इसका राइट आंसर होगा। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। कहता है निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन नहीं है, आप एक बार देखिए। शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, इसमें नहीं शब्द जुड़ा है। तो जो स्मृति स्तर होता है ये शिक्षण अधिगम का स्तर है, समझ स्तर भी है और चिंतन स्तर भी है, लेकिन विभेदीकरण इसका स्तर नहीं है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर आप देखिए 126। कहते हैं यदि एक विद्यार्थी, रुकिएगा थोड़ा, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों को वह उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या फिर उन प्रश्नों को पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिस कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सी नंबर तो हम लगा ही नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। या फिर उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। देखिए कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न पूछते हैं और ये बोलते हैं जितने बच्चों को उत्तर मालूम हो हाथ उठा लें। तो आप देखते होंगे कक्षा में 2 4 6 बच्चों के हाथ जरूर उठते हैं। इसका मतलब उन बच्चों में अंदर से उत्साह है कि मैं इनके उत्तर बताऊं। लेकिन जो हाथ नीचे किए हुए है उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम है उस प्रश्न के प्रति, उस उत्तर के प्रति, ठीक है। ऐसी कंडीशन में उन बच्चों को आपको खड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे केवल तब प्रश्न पूछें जब वह उसके लिए उत्साहित हो। मतलब एक अध्याय में कम से कम 10 प्रश्न बन सकते हैं जिन्हें आप पूछना चाहें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा किसी न किसी प्रश्न में हाथ ना ऊपर करे।
ठीक है। तो बच्चा जब उत्साहित हो, हम केवल तभी उससे प्रश्न पूछेंगे ताकि वो उपहास का पात्र ना बने। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाता है यहाँ पर। अगला है, शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक? प्रशासनात्मक भी नहीं हो सकता है, शिक्षाप्रद। ठीक है, एक आदर्शवादी शिक्षक भी शिक्षाप्रद होता है और एक आदर्शवादी नहीं है वो भी शिक्षाप्रद हो सकता है। तो इसमें जो बेहतर आंसर होगा ये आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, आदर्शवादी। ये एक बेहतर गुण है एक अध्यापक का। एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बालक में सबसे अधिक होना संभव है। क्या संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना और कक्षा में अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक जो संभव है, तो इसमें देखिए क्या नहीं हो सकता है, पहले हम ये देख लेते। ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है आपका, ये भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि कुल प्रेरक में समन्वय कटाई इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समकक्षी में अनुमोदन के लिए बेचैनी, ये बालक में देखी जा सकती है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा यहाँ पर। अगला है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? अक्सर देखा गया है कि विद्यालय में माँ बाप छोड़ के जाते हैं और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि नज़र चूकी नहीं कि बच्चे विद्यालय से बाहर। उसका कारण क्या है? कि कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों को दंड न देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति है। देखिए, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में बालक जब आपके यहाँ पढ़ने आता है तो उसकी उतनी रुचि नहीं होती है जितना आप चाहते हैं। ठीक है, अध्ययन में रुचि का भी अभाव होता है, लेकिन ये कारण भागने के नहीं है। विद्यार्थियों को दंड न देना, ठीक है, यदि थोड़ा बहुत गलतियाँ करता है तो दंड तो देना चाहिए, लेकिन निर्दय प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि पता चले बच्चे ने अगर सुनाया नहीं तो आपने पटक पटक के मारा उसे। ठीक है, या बच्चा अगर आपकी बताई हुई चीज़ों को सीख नहीं पा रहा तो आप उसके प्रति बिल्कुल निर्दयी हो जाते हैं, उसके साथ में बिल्कुल क्रूरता के व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप बच्चे के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं बालक आपकी कक्षा से दूर होगा, और जब कक्षा से दूर होगा तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय प्रवृत्ति। समस्या क्या है? जो वो पढ़ नहीं पा रहा है। निर्दय प्रवृत्ति क्या है? जब आप उसे पीट पीट कर बिल्कुल हलवा बनाने की कोशिश कर देते हैं। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। तो इसका विकल्प नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? श्रम की स्फूर्ति के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, ये तो विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बात नहीं है। शिक्षक श्रम में महत्व पर व्याख्या करेगा। व्याख्या नाम का शब्द नहीं दिया गया है पेडागोजी में, तो ये तो आप कर ही नहीं सकते इसमें, तो पहला दूसरा तो गलत हो जाता है। तीसरा क्या है? समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का, तो ये चीज़ें जैसे विद्यालय में पौधारोपण करवाना है, ठीक है, या फिर विद्यालय से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ें हैं, फंक्शन वगैरह होने हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत भागीदारी दें कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस काम को थोड़ा बहुत देखेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि विद्यार्थियों में श्रम स्फूर्ति का विकास होता है, विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आपको। अगला है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है।
मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है बाल विकास, या फिर जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। जीवन से क्या मतलब, पूरे बाल विकास का मतलब बच्चों से मतलब है, तो तीनों तो विकल्प तो हमें शुरुआत के गलत लगते हैं। बच्चों में वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों से कोई तुलना नहीं करना है, ठीक है। चौथा विकल्प देखिए, बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे समर्थों का क्रमिक विकास, बस यही है बाल विकास आपका, तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बच्चों के परिणाम में उन्नति करता है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। तो बाल मनोविज्ञान जो है वो स्पेशल रूप से अगर हम बात करें तो ये बच्चों को व्यवहार में समझने के लिए मदद करता है, तो विकल्प नंबर डी सही होता है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान बच्चों के लिए नहीं बना है, बाल मनोविज्ञान बना है शिक्षकों के लिए, कि हमें बालक को किस प्रकार पहचानना है, कि उसकी प्रकृति क्या है, वो क्या पढ़ना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, हमें उसको कैसे सही करना है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों को समझने में सहायता करता है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अगला देखिए 133 नंबर, कहता है यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे कैसा होना होगा? कठोर होना होगा, गलत चीज़। उदार होना होगा, वस्तुनिष्ठ होना होगा, या शीघ्रता से कार्य करना होगा। तो चौथा भी गलत और पहला भी गलत, ठीक है। अब एक है उदार, तो उदार नहीं हो सकते। कोई बच्चा यदि परीक्षाओं में अंक कम लाता है, या फिर बिल्कुल नहीं लिखता है, या फिर परीक्षाओं में अनुपस्थित है, तो आप क्या करेंगे? उदार होके, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक है। तो आप उसको देखिए कि बच्चा किस लायक है, उसकी समस्याएं क्या थी, उसके आधार पर उसकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर दी हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत समस्या है तो उनको समझना भी होगा, उनका निदान भी आप ही को करना है। तो ऐसी कंडीशन में सी नंबर आपका विकल्प सही होगा। अगला है, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण में कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। क्या है? इसमें 5 दे दिए गए हैं, भव्य, सजीव, रोचक, प्रभावी, अविच्छिन्न। इनको सेट करना है बिल्कुल। पहले में कहता है पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब भव्य, प्रभावी और सजीव, ये कंटिन्यू लगातार होंगे, ये आपका सही है। या फिर दूसरा, चौथा, पांचवा, मतलब प्रभावी, अविच्छिन्न और रोचक सही है। ये पहला तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भव्यता शुरुआत में नहीं होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट से कक्षा को प्रभावी भी नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला दूसरा तो हमारे गलत ही हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरे में। पहला, दूसरा और चौथा भव्य, प्रभावी, और चौथा क्या है? अविच्छिन्न। तो ये जो अविच्छिन्न है आपका और सजीव, ये जहाँ जहाँ आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके आंसर गलत होंगे। अविच्छिन्न और सजीव नहीं होगा। भव्य माना जा सकता है कि कक्षा को बेहतर बनाने के लिए भव्यता की ज़रूरत है, लेकिन अविच्छिन्न और सजीव ये 2 चीज़ें आपकी नहीं होंगी। रोचक भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो चौथा क्या है? चौथा में भव्य होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भव्य और प्रभावी चल जाएगा, लेकिन सजीव और अविच्छिन्न आपके नहीं होने चाहिए। तो पहले विकल्प में क्या था? पहले विकल्प में था आपका सजीव, ठीक है। दूसरे विकल्प में क्या था? दूसरे विकल्प में था अविच्छिन्न भी था, रोचक भी था। तो देखिए रोचक चल जाएगा, लेकिन अविच्छिन्न नहीं चलेगा आपका, ये गलत है।
तीसरे में भी आपका चौथा विकल्प टिका हुआ है, तो आपके ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जाते हैं, शुरुआत के ए, बी और सी। चौथे में क्या है, भव्यता भी है, भव्यता भी है, प्रभावी भी है और रोचक भी है। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो अध्यापकी संप्रेषण में कुछ निम्नलिखित बेहतर परिणाम हो सकते हैं। तो ये आपका विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा। एक 135 नंबर है, कहता है किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। व्याख्यात्मक प्रश्न विधि, अब इसको दूर किया जा रहा है धीरे धीरे। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि, मौखिक विधि या वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रित रूप। तो सबसे बेहतर आपका यही है जो कि अभी भी चल रहा है। कुछ प्रश्न आपके बहुविकल्पी होते हैं, कुछ प्रश्न आपके अति लघुत्तरी होते हैं, मतलब हर प्रश्नों का आपका मिश्रण होना चाहिए। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक अच्छा अध्यापक वह हो सकता है, कौन हो सकता है, जो शिक्षण में समुचित रुचि रखता है, या जो विद्यार्थियों को नियंत्रित करना जानता है, या जो अपना विषय जानता हो, या जिसकी अभिवृत्ति अच्छी रखना है। इसमें से कौन सा आप बेहतर अध्यापक किसे मानेंगे, आप बताइए। शिक्षण में समुचित रुचि ठीक है, विद्यार्थियों को नियंत्रित करना भी ठीक है, लेकिन जिसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो। अब मैथ के अध्यापक को इंग्लिश का ज्ञान है, क्या मतलब उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसको हम एक अच्छा अध्यापक मान सकते हैं। विद्यार्थियों को तो हर अध्यापक नियंत्रित करता है, ठीक है। जो अध्यापक कक्षा में जाएगा, अपने चीज़ों को यदि वो बताता है, समझाता है, भाई जो नियंत्रित कर सकता है अध्यापक तो वही होगा, लेकिन उसके पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है विषय वस्तु का ज्ञान होना। 137 नंबर है, कहता है संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में छात्रों में किस प्रकार के प्रश्न पूछना उचित होगा। अब जब सामूहिक परीक्षा लेनी है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, बीएड नहीं, सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, कोई भी है, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आपने कहीं पर भी व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं देखे होंगे, निबंधात्मक नहीं देखे होंगे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं चेक करने में समस्या होती है। इसके लिए स्पेशल हमें एक टीचर नियुक्त करना होगा और उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। लेकिन बहुविकल्पी में पारदर्शिता ये होती है कि एक बारकोड होता है और एक OMR शीट होती है, ठीक है। बच्चे ने यदि डी नंबर क्लिक किया है तो OMR को ऑटोमेटिक पढ़ लेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो उसमें कम से कम समय में एक बड़ा से बड़ा रिजल्ट भी दिया जा सकता है और उसमें बेहतर परिणाम भी आते हैं। पेपर का रूप भी बहुत बड़ा नहीं होता है। पता चले 150 प्रश्न यदि आपके पेपर में दे दिए जाएंगे तो पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर इस प्रकार बोर्ड की तरह कॉपियाँ बनेंगी तो पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी, वहाँ पर पुस्तक तैयार हो जाएगी। तो वहाँ पर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को महत्व दिया जाता है। तो विकल्प नंबर इसमें डी सही होगा। अगला है समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं कैसी होती हैं। समूहों की प्रशंसा प्राप्त करना, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 139 नंबर देखिए, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। शिक्षण प्रभुत्व, छात्र मित्र मंडली, छात्र प्रेरणाएं या फिर पुरस्कार दंड प्रविधि। तो ये आपका इसमें बेहतर आपका जो आंसर होगा वो होगा छात्र प्रेरणाएं। ये अनुशासित करने वाला सबसे प्राथमिक कारक होता है। यदि छात्रों में अंदर से प्रेरणा होगी कि हम अपने कक्षा को अनुशासित रखें तो वो कभी भी कक्षा में अनुशासन नहीं होने देगा। अध्यापक कितना सोच ले, यदि छात्र सोचकर बैठा है कि हमें यहाँ पर शोर करना है
तो तुम कितनों उसको कूटो, कितनों मारो, कितनों समझा लो, लेकिन उस बच्चे को अगर शोर करना है, कक्षा को डिस्टर्ब करना है, तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर अंदर से भावना जागृत होती है कि ये हमारी क्लास है और हम ही इस क्लास के सर्वे सर्वा है और हमें इस क्लास को अनुशासित रखना है, तो बच्चा वो कभी भी गलती नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। 140 देखिए, कहते हैं कि प्रभावी शिक्षक में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? पाठों को रटना, ये नहीं पाया जाता है। रटना या रटवाना, ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। एक शिक्षक से आशा की जाती है, क्या आशा की जाती है? कि उसकी महत्वाकांक्षी ना हो, ये गलत है। महत्वाकांक्षी होता है। उसकी आकांक्षाएं असंतुलित हों, ये भी गलत है। उसकी आकांक्षाएं घर और परिवार तक सीमित हों, गलत है। ये आपका हो जाएगा उसकी आकांक्षाएं संतुलित हों। यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो सबसे बेहतर मुझे ये लगता है कि अध्यापक और प्रश्न यदि दोनों पूछेंगे तो रिजल्ट और बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 143, शिक्षण को उन्नत बनाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो मुझे लगता है 143 का आंसर आप देख कर ही बता सकते हैं